स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग डीएवी क्लास 5th माय लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 11th अवर सोलर सिस्टम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफी कुछ इससे आपको सीखने को मिलेगा। वी ऑल लिव ऑन प्लेनेट अर्थ। हम सब जो हैं वो प्लेनेट अर्थ पे रहते हैं। आप सबको पता है हमारे प्लेनेट का नाम है अर्थ, जिसे हम पृथ्वी बोलते हैं। अवर अर्थ इज वन ऑफ द 8 नॉन प्लेनेट एंड इज अ मेंबर ऑफ अ लार्ज फैमिली इन स्पेस। हमारा जो प्लेनेट है वो जो 8 प्लेनेट है टोटल, उनमें से एक प्लेनेट है और एक लार्ज फैमिली है स्पेस के अंदर, उसका एक मेंबर है। द सन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मेंबर ऑफ द फैमिली। सन जो है इस सोलर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। दिस फैमिली ऑफ सन एंड इट्स 8 प्लैनेट कॉन्स्टिट्यूट द सोलर सिस्टम। और जो सन है और जो उसके 8 प्लैनेट हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। हम उसी को सोलर सिस्टम कहते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए, एक पिक्चर से आप समझ सकते हैं, ये है हमारा सोलर सिस्टम, जिसके मिडल में सेंटर में क्या है? सेंट्रल पार्ट है आपका सन, जो सोलर सिस्टम का सेंट्रल पार्ट कहा जाता है। उसके बाद है आपका मर्क्यूरी, देन है वीनस, देन है आपकी अर्थ, फिर उसके बाद आपका मार्स आता है, देन जुपिटर, जुपिटर के बाद आपका सैटर्न आता है, फिर यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इस तरह से ये 8 प्लैनेट्स मिलकर बनाते हैं आपके सोलर सिस्टम को। दी सन, अब सन के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि सन सबसे मेन है आपके सोलर सिस्टम का। द सन इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। जैसे हमने अभी देखा, सेंट्रल पार्ट क्या है सोलर सिस्टम का? आपका सन है। इट इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ वेरी हॉट गैसेस। ह्यूज स्फीयर है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, विद वेरी हॉट गैसेस, और इसके अंदर हॉट गैसेस हैं। वी कैन थिंक ऑफ इट एज अ बॉल ऑफ फायर। इसे बॉल ऑफ फायर भी कहा जा सकता है, मतलब आग का गोला। इट प्रोड्यूसेस लाइट ऑफ इट्स ओन। ये अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए, दो चीजें होती हैं स्टूडेंट्स, एक होती है ल्यूमिनस बॉडीज, एक होती है नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कौन सी होती हैं? जो कि खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करती, दूसरे की लाइट से जो है उनके ऊपर रोशनी होती है। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो अपनी खुद की रोशनी प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें कहा जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो सन आपका क्या है? सन एक ल्यूमिनस बॉडी है, क्योंकि ये अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है, अपनी खुद की लाइट। इट इज ऑल्सो वेरी लार्ज एंड मैसिव एज कंपेयर टू दी ऑल दी प्लैनेट्स। ये बहुत ही लार्ज और मैसिव है साइज में बाकी सब प्लैनेट्स की तुलना में। इट अपियर स्मॉल टू अस ड्यू टू इट्स वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। ये हमें छोटा इसलिए दिखाई देता है, सूरज हमें पृथ्वी से जब हम देखते हैं तो छोटा दिखाई इसलिए देते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है। इस वजह से जो चीज हमसे जितनी ज्यादा दूर होती है, हमें वो चीज उतनी ही छोटी दिखाई देती है, और जो चीज हमारे जितने नजदीक होती है, हमें वो उतनी ही ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। The sun is a source of huge energy. सन जो है हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी देता है। इट गिव्स आउट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ये हमें हीट और लाइट की फॉर्म में एनर्जी देता है। अब जैसे देखिए, आप सनी डेज है, जैसे आपके मतलब समर में जब सनी डेज होते हैं, सुबह सुबह सूर्य की किरण पड़ती है पृथ्वी पे, तो कितना ज्यादा ब्राइट डे होता है, कितनी ज्यादा रोशनी होती है और कितनी ज्यादा गर्मी होती है बाहर। तो वो हमें क्या दे रहे हैं? हीट एंड लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। वी कॉल द एनर्जी रिसीव फ्रॉम सन। सन से हमें जो एनर्जी मिलती है उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। अब जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि आजकल तो घरों पे भी, इंडस्ट्रीज में सोलर पैनल्स लगवाए जाते हैं। वो किस लिए लगवाए जाते हैं? क्योंकि वो जो एनर्जी मिल रही है सन से, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होते हैं। द अर्थ रिसीव्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन। अर्थ के पास जितनी एनर्जी है, ऑलमोस्ट सारी एनर्जी जो है वो कहां से मिलती है? सन से मिलती है। द सन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। देखिए, सन जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं अर्थ पे, उनकी ग्रोथ के लिए। किस लिए है स्टूडेंट्स वो? क्योंकि सन से क्या होता है? सन आपने पढ़ा था पीछे, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस, उसमें सबसे ज्यादा मेन क्या था? आपका सन था। सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है। तो अगर प्लांट्स ही ग्रो नहीं करेंगे तो फिर हम बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे ग्रो करेंगे? क्योंकि प्लांट्स इकलौते जो है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। बाकी हम सब, बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस पे डिपेंड है? वो सब प्लांट्स पे डिपेंड है, क्योंकि हम प्लांट्स से अपना फूड लेते हैं, तभी हमें एनर्जी मिलती है। तो ऑल लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स डिपेंड ऑन द सन फॉर देयर फूड। बिल्कुल सन पे डिपेंड है वो अपने फूड के लिए। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं, जिनमें की सनलाइट की जरूरत होती है। ऑल अदर एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। तो अगर सन नहीं होंगे तो प्लांट्स का खाना नहीं बनेगा, और प्लांट्स का खाना नहीं बनेगा तो बाकी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी अपना फूड नहीं मिल पाएगा। वी यूज सोलर एनर्जी इन मेनी वेज। हम सोलर एनर्जी को बहुत सारे वेज में यूज करते हैं। सोलर कुकर्स एंड सोलर गीजर्स आर यूज फॉर कुकिंग फूड एंड गेटिंग हॉट वाटर इन अवर होम। सोलर कुकर जो होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं सोलर कुकर में, इसमें क्या होता है? जो आपकी सोलर एनर्जी आती है वो किसमें कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी में, जिससे कि आपका खाना पकाया जा सकता है। सेकंड है सोलर गीजर्स। ये आप देख रहे हैं, ये सोलर गीजर्स है, जिससे कि आपका टैंक का पानी जो है वो गर्म हो जाता है। तो आगे भी स्टूडेंट सोलर लग गया तो इसका मतलब वो रिलेटेड है सन से। तो सोलर कुकर एंड सोलर गीजर जो है वो यूज किए जाते हैं कुकिंग फूड को बनाने के लिए, गर्म पानी करने के लिए आपके घरों में। वी ऑल्सो हैव सोलर सेल्स दैट वर्क थ्रू सोलर एनर्जी। सोलर सेल्स भी जो हैं वो कैसे वर्क करते हैं? सोलर एनर्जी के थ्रू ही वर्क करते हैं। दीज आर यूज्ड इन डिवाइसेस। ये ऐसे डिवाइसेस में यूज होता है जैसे कैलकुलेटर होगी, रिस्ट वॉच होगी, बहुत ही। They also used in man-made satellites and space vehicles. They also provide electricity in many remote areas. अब देखिए, सैटेलाइट्स क्या होती हैं स्टूडेंट? सैटेलाइट्स 2 टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी नेचुरल सैटेलाइट, जैसे कि अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है? हमारा मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो इंसान ने नहीं बनाया है, वो प्रकृति ने हमें दिया हुआ है, मतलब वो है, तो उसे नेचुरल कहा जाएगा। और आर्टिफिशियल मैनमेड कौन सा होता है? जो कि हमने खुद बनाया है। तो आर्टिफिशियल मैनमेड सैटेलाइट जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो एक ऑर्बिट में घूमती है। जैसे कि अर्थ जो है वो आपके सन के अराउंड घूमते हैं, ऐसे ही सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड घूमती है। इस टाइप से होती है स्टूडेंट्स आपकी सैटेलाइट, जिसमें कि ये सोलर पैनल लगे हुए हैं जो कि अपनी एनर्जी ले रहे हैं सन से, और इस तरह से उसमें एंटीना लगे रहते हैं जो कि आपके सिग्नल्स रिसीव करते हैं, सिग्नल्स कैच करते हैं।
और ये है आपकी अर्थ, ये अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं, तो इन्हें कहा जाता है कि ये सैटेलाइट जो है मैन मेड सैटेलाइट है। और ये कहां घूम रही हैं, इनका भी एक ऑर्बिट होता है, ये अपने ही ऑर्बिट में घूम रही है। ऑर्बिट जो है ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है आपकी मैन मेड सैटेलाइट जो होती है, कई लो अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, कई मीडियम में करती है एंड कई हाई में करती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस वे से क्या चीज के लिए वो सैटेलाइट बनाई गई है और किस तरह के सिग्नल्स उससे चाहिए। जैसे आप जो अपने फोन पे जो जीपीआरएस देख पाते हैं, जो मैपिंग देख पाते हैं, टीवी में चीजें देख रहे हैं, वो सब हमें कहां से मिलती हैं, कहां से कम्युनिकेट होती है, वो सैटेलाइट के द्वारा ही हम उन चीजों को देख पा रहे हैं। जो इन पे ये सोलर पैनल लगे होते हैं स्टूडेंट्स, ये सोलर पैनल क्या करते हैं, ये एनर्जी लेते हैं सन से, इनके अंदर जो मशीन्स लगी हुई हैं उनको क्या करते हैं, ये पावर देते हैं। कैसे, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उन्हें पावर देते हैं, जो एनर्जी इन्हें सन से मिलती है। नेक्स्ट आपका आ गया है, डू यू नो द सन बीइंग सो एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ हैज बीन वर्शिप्ड एज अ गॉड बाय ऑलमोस्ट ऑल द एंशिएंट सिविलाइजेशन। द हिंदू माइथोलॉजी स्पीक्स सन एज अ सूर्यदेव। सन जो है वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ को चलाने के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्हें किसका दर्जा दिया गया है, भगवान का दर्जा दिया गया है और उनकी हम पूजा भी करते हैं। जैसे आप सुबह सुबह बोला जाता है कि सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सन को एज अ सूर्यदेव। सबका आ गया है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स आर ऑलमोस्ट स्फेरिकल सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, जैसे कि नाइट स्काई में जो भी चीज चमकती हुई दिखाई देती है आपको, जिसे हम हिंदी में खगोलीय पिंड बोलते हैं, उसे कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडीज। तो सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल होते हैं। ऑलमोस्ट स्फेरिकल इसलिए लिखा गया है कि उनकी जो है शेप जो होती है वो थोड़ी सी स्फेरिकल राउंड शेप में ही होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी शेप के हों, मतलब ऑलमोस्ट, इसीलिए लिखा गया है स्टूडेंट्स। सेलेस्टियल बॉडी मैंने आपको बता दिया, विच मूव अराउंड द सन, जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं, जैसे कि आपके सारे से प्लैनेट्स जो होते हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज हैं। दिस मूवमेंट इज नोन एज रिवोल्यूशन। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। रिवोल्यूशन इसलिए किसलिए कहा गया है, क्योंकि ये सारे रिवॉल्व करते हैं सन के इर्द गिर्द। जैसे कि आपको बताया सन जो है वो एक सेंट्रल पार्ट है और ये सन के चारों तरफ घूमते हैं। रिवोल्यूशन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रिवॉल्व करके वापस उसी जगह पर आते हैं, मतलब कि ऐसे अपना कंप्लीट करते जाते हैं, तो इसे इसीलिए कहा गया है कि रिवोल्यूशन करते हैं ये। ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हर प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड घूमता है इन अ डेफिनेट पाथ, एक डेफिनेट पाथ में। हर किसी का अपना ऑर्बिट है, ये देखिए, हर कोई ऐसा तो नहीं है कि एक साथ घूम रहा है, हर किसी का अपना एक अलग ऑर्बिट है। दिस पाथ इज नियरली सर्कुलर इन शेप। ये जो पाथ होता है ये सर्कुलर होता है शेप में। नियरली सर्कुलर लिखा है, मतलब एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं है। इज नोन एज ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। और इसको क्या कहा जाता है, जिस दिशा में ये घूमते हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, ये ऑर्बिट है, ये अपने ऑर्बिट में घूमते हैं। प्लैनेट्स डोंट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स की खुद की कोई लाइट नहीं होती है। प्लैनेट्स कहां से लाइट लेते हैं, सन से लाइट लेते हैं। देयर ऑब्जर्व्ड ब्राइटनेस इज ओनली ड्यू टू दी सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय देम। इनके ऊपर जो सनलाइट पड़ती है वही रिफ्लेक्ट करके इनको जो है रोशनी प्रोवाइड करती है, तो उसी के कारण इनमें ब्राइटनेस होती है। Then do you know है, astronomer Johannes Kepler, a German, found that the orbit of the planet were not exactly circle as considered by Aristotle and Copernicus, but were more like flattened egg. Such flattened eggs like shape are referred to as ellipse. According to Kepler, the path of a planet around the sun, that is its orbit, is elliptical in shape with the sun of its focus. इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसे कि मतलब प्रॉपर सर्कल नहीं है, ये इलेप्टिकल है, जैसे कि एक फ्लैटेंड एग हो जाता है उस तरह से इनकी शेप है। ये जो शेप आपको दिखाई दे रही है, देखिए इस तरह से, इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं। ये सर्कल आपका इस तरह से होता है और ये इस तरह से रिवॉल्व कर रही है, तो इसे कहा जाता है एलिप्स। अकॉर्डिंग टू केपलर, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि जो भी प्लैनेट सर के रिवॉल्व चक्कर काटते हैं अपने ऑर्बिट में, वो क्या है, वो एलिप्टिकल शेप है उनकी ऑर्बिट की, मतलब कि ऐसी शेप है जो कि एक फ्लैटेंड एग की तरह दिखती है, सर्कल शेप नहीं है। There are 8 planets in our solar system. हमारे सोलर सिस्टम में 8 planets हैं. All these planets are at different distance from the sun. सबका जो है डिस्टेंस अलग अलग है सन से. अगर सेम डिस्टेंस होता तो ये आपस में ही टकराते रहते, इसीलिए इनका डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है. इन सबके ऑर्बिट अलग अलग हैं. द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. तो इस तरह से प्लैनेट होते हैं. मैं इसका इजी वे आपको समझाती हूँ. आपको इस तरह से लर्न करना है स्टूडेंट्स. ये हमें बचपन में हमारे टीचर ने बताया था और काफी अच्छा मेथड है. माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स. आपको सिर्फ ये लाइन याद करनी है. माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स. तो एम से हो गया आपका मर्क्यूरी, वी से हो गया विनस, ई से हो गया अर्थ, एम से हो गया मार्स, जे से हो गया जुपिटर, एस से हो गया सैटर्न, यू से हो गया यूरेनस एंड एन से हो गया आपका नेपच्यून. तो ये इजीएस्ट मेथड है इसको लर्न करने का कि कौन से 8 प्लैनेट आपके सन से दूरी के बेस से आप कैसे उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं. तो ये आपका इजीएस्ट मेथड. तो हम बाय वन सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले आ गया मर्क्यूरी, जिसे कि हम बुध बोलते हैं. ये क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन से. इट इज अ ड्राई, हॉट एंड ऑलमोस्ट एयरलेस प्लैनेट. ये जो है बहुत ही ड्राई है, गर्म प्लैनेट है एंड ऑलमोस्ट एयरलेस, मतलब कि इसमें कोई हवा नहीं है. इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट. ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है आपके पूरे सोलर सिस्टम का. अनलाइक द अर्थ, अर्थ की तरह इस पे कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है इस पूरे प्लैनेट पे. द लाइट एंड हीट ऑफ द सन देयरफॉर रीच द साइड ऑफ द मर्क्यूरी. अब मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लैनेट है. मर्क्यूरी पे क्या करती है, हीट एंड जो लाइट होती है सन की वो साइड में पड़ती है और इसी कारण से जो इसकी साइड होती है वो बहुत ज्यादा हॉट होती है और जो अदर साइड होती है वो कंपैरेटिवली कोल्ड होती है. ये देखिए जैसे कि इसकी पिक्चर की हेल्प से मैं आपको समझा रही हूँ. ये सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के, जो कि मर्क्यूरी कहलाया जाता है. इस पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई एयर नहीं है. इस पे जो भी हीट और लाइट आती है वो कहां से आती है, सन से आती है. सनलाइट जो है वो मर्क्यूरी की साइड्स को रीच करती है, साइड्स को. तो जिस साइड पे सनलाइट पड़ेगी वो हॉट रहेगा एज कंपेयर टू दूसरी साइड के. तो ये इसमें बताया गया है. नेक्स्ट आपका आ गया है वीनस. द नेक्स्ट प्लैनेट नियरेस्ट टू सन इज वीनस, जिसे कि हम शुक्र कहते हैं.
Its size is nearly the same as that of Earth. ये अर्थ की तरह ही इसका साइज है. It receives a very large amount of heat and light from the sun as compared to the Earth. अर्थ के कंपैरिजन में इस प्लेनेट के ऊपर हीट एंड लाइट बहुत ज्यादा होती है. किससे ज्यादा होती है? क्योंकि ये सन के नजदीक है. वीनस जो है, वीनस हैज अ थिक, वेरी थिक एटमॉस्फेयर. वीनस का बहुत ही थिक एटमॉस्फेयर है. दिस रिफ्लेक्ट बैक अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट फॉल्स ऑन इट. तो उसके ऊपर जितनी सोलर एनर्जी पड़ती है, सन की रेज पड़ती है, वो क्या करता है, ज्यादातर जो है उसके थिक एटमॉस्फेयर की वजह से वो रिफ्लेक्ट बैक करता है. इसीलिए वो सबसे ज्यादा शाइन करता है आपके पूरे सोलर सिस्टम में. इसीलिए उसको क्या कहा गया है, वो ब्राइटेस्ट प्लेनेट है जो कि आपके स्काई में दिखाई देता है सन और मून के बाद. इट्स थिक एटमॉस्फेयर आल्सो ट्रैप्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रीचिंग इट्स सरफेस. उसके सरफेस पे जो सोलर एनर्जी पड़ती है वो क्या करता है, जो उसका थिक एटमॉस्फेयर है वो उसे क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है. इट इज द बिकॉज ऑफ दिस ट्रैपिंग दैट इज द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. इसीलिए क्योंकि वो ट्रैप कर लेता है. ऐसा कुछ मर्क्यूरी में नहीं था. मर्क्यूरी में जो है साइड्स पे पड़ रही थी सनरेज, और जो साइड जिस साइड पे पड़ रही थी वो ज्यादा हॉट था. लेकिन सोलर ये क्या करता है, वीनस क्या करता है, इसके थिक एटमॉस्फेयर की वजह से ये क्या कर लेता है, ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, जिसकी वजह से इसको हॉटेस्ट प्लेनेट कहा गया. सबसे गर्म प्लेनेट क्या है आपका, वीनस है. हॉटर देन इवन मर्क्यूरी, मर्क्यूरी से भी ज्यादा हॉट है. द प्लेनेट दैट इज क्लोजेस्ट टू द सन, जो कि सन के सबसे नजदीक है. तो अब आपको समझ आ गया, दो चीज सबसे मेन बताई गई है. मर्क्यूरी जो है वो स्मॉलेस्ट प्लेनेट है आपके पूरे सोलर सिस्टम का, इस पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होती है. वीनस जो है वो सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, क्योंकि वो क्या करता है, एनर्जी को, सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी को वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है. एंड थिक एटमॉस्फेयर होने की वजह से उस पर सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी ट्रैप भी होती है, इस कारण से वो हॉटेस्ट भी है. तो ये स्मॉलेस्ट प्लेनेट है एंड वीनस इज द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. डू यू नो में है द टाइम टेकन बाय अ प्लेनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. पूरा जो चक्कर काटने के लिए, पूरा जो जैसे सन है, सन के चारों तरफ जो आपके प्लेनेट चक्कर काट रहे हैं अपने ऑर्बिट में, तो पूरा चक्कर काटने को, एक पूरा रिवोल्यूशन करने को उसे क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन और इट्स ईयर. उसका साल कहा जाता है और उसका टाइम पीरियड कहा जाता है. मतलब कि जैसे अगर वीनस है, वीनस को चक्कर काटने में जितना टाइम लगता है तो वो उसका कहा जाएगा कि वो वीनस का 1 ईयर है. जैसे अर्थ को सूर्य का चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है, 365 डेज लगते हैं, तो वो उसका फुल ईयर कहलाया जाता है. The time period of revolution increases as the distance of planet from the sun increases. जैसे जैसे प्लैनेट्स आपके दूर होते जाएंगे तो उनका रिवोल्यूशन भी कम होता जाएगा. ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, अब कोई है, मान लीजिए आपको एक सर्कल है, इस सर्कल में घूमने के लिए बोला है. जितना आप इस सर्कल के नजदीक हैं उतना ही आप जल्दी से फिनिश कर पाएंगे, लेकिन जो इस सर्कल के इतना दूर है वो अपना चक्कर उतनी ही देर में कंप्लीट कर पाएगा. तो यही है कि सन से जो प्लैनेट जितनी ज्यादा नजदीक है उसका रिवोल्यूशन उतनी ही जल्दी हो जाएगा, और जो जितना दूर है उसका रिवोल्यूशन उतना ही देर में होगा. प्लैनेट्स डोंट कोलाइड अमंग देमसेल्फ और विद द सन. प्लैनेट्स जो है वो आपस में नहीं टकराते हैं और ना ही सन के साथ. दिस इज बिकॉज प्लैनेट्स आर इन कांस्टेंट मोशन अराउंड द सन. इसी कारण से प्लैनेट जो है वो कांस्टेंट मोशन में रहते हैं सन के चारों तरफ एंड मूव इन द सेम डायरेक्शन. और सभी प्लैनेट्स जो है वो सेम डायरेक्शन में अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं. इसमें क्या कहा गया है स्टूडेंट, कि सबका जो है डिस्टेंस अलग होता है सन से, सब प्लैनेट्स का, और सब प्लैनेट्स जो है सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, ताकि वो आपस में ना तो टकराएं और ना ही वो सन से टकराएं. तो सबका ऑर्बिट अलग अलग है, सबका डिस्टेंस अलग अलग है, सब जो है अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. तो ये अब आपको समझ आ गया. डू यू नो, ये इंपॉर्टेंट डू यू नो है आपका. नेक्स्ट अपना आ गया है अर्थ, पृथ्वी, जो कि हमारा प्लेनेट है. इज द थर्ड प्लेनेट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन. ये थर्ड प्लेनेट है, जैसे हम देख रहे हैं मर्क्यूरी एंड वीनस के बाद. फेस ऑफ अर्थ एज सीन बाय अस अपीयर टू बी फ्लैट. दिस इज ड्यू टू द लार्ज साइज. हमें जब अर्थ देखते हैं हम, तो वो फ्लैट इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उसका बड़ा साइज है. फ्रॉम फार ऑफ स्पेस, जब हम स्पेस में जाके उसे देखते हैं, द अर्थ अपीयर्स लाइक अ ब्यूटीफुल ब्लू एंड ग्रीन स्फेरिकल बॉल. स्पेस से इसे देखते हैं अर्थ को, ये जैसे देखिए स्पेस से पिक्चर है अर्थ की, तो एक ब्यूटीफुल सी ब्लू एंड ग्रीन कलर की स्फेरिकल बॉल की तरह दिखाई देती है. और ये कलर क्यों दिखाई देता है हमें, क्योंकि सन की जो इसके ऊपर रेस पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होती है जब, तो उसके कारण से जो लैंड होता है वो हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है, और जो वाटर है, वाटरी एरिया है, वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है. बिकॉज ऑफ दिस, इसी कारण से अर्थ को कई बार जो है ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है. द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज नियरली 365 डेज. जो मैंने पीछे आपको बताया, क्योंकि जितने टाइम में एक भी प्लेनेट अपना पूरा रिवोल्यूशन करता है वो उसका ईयर होता है, पूरा एक साल कहा जाता है. तो हमारे साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं. तो इसीलिए बोला गया है कि अर्थ अपना एक चक्कर काटने में 365 डेज लेती है नियरली सन के अराउंड. डिफरेंट सीजन्स अपीयर ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ ड्यू टू इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन. अब इसी कारण जो है अर्थ के ऊपर जैसे ही उसको रिवॉल्व करती है सन के अराउंड 365 डेज तक, इसीलिए जो है हमारे सीजन चेंज होते हैं. कि किसी कंट्री में कभी सर्दी आती है, किसी कंट्री में किसी और टाइम आती है. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी इंडिया में गर्मियां चल रही हैं, तो अभी ऑस्ट्रेलिया में जो है वो सर्दियां होंगी. तो इस तरह से, क्योंकि इसका रिवोल्यूशन इस तरह से है, जैसे कि जो एरिया सन के कॉन्टेक्ट में आ रहा है वो हॉट होगा, और जो सन के एरिया में कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा वो वहां पर विंटर्स होंगी. तो ये इसीलिए है क्योंकि जिस तरह से ऑर्बिट में वो चक्कर काटती है और सन की उसके ऊपर रेस पड़ रही है, तो वही जो एरिया सन के कॉन्टेक्ट में आ रहा है उसमें गर्मी होगी, सनी डे रहेंगे. अर्थ नॉट ओनली रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अर्थ सिर्फ सन के चारों तरफ नहीं घूमती है, बट ऑल्सो रोटेट्स और स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस. ओन एक्सिस क्या होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि ये अर्थ है, ये अपने ही ऐसे ही घूमती घूमती जो है ये सन के चारों तरफ घूम रही है पूरी. जैसे मान लीजिए कोई लड्डू है, जैसे ये बॉल है, तो ये बॉल ऐसे घूमते घूमते ही सन के चारों तरफ घूम रहा है. तो इसे कहा जाता है ऑन इट्स ओन एक्सिस. इट कंप्लीट्स वन रोटेशन. अब रोटेशन क्या है स्टूडेंट्स, हम रिवोल्यूशन उसे बोल रहे हैं जो कि ये पूरा करने में, जो कि पूरा चक्कर सन के अराउंड लगाते हैं, उसको बोला जाता है रिवोल्यूशन. रोटेशन क्या होता है, जब पूरी अर्थ पूरी तरह से घूम जाती है उसको बोला जाता है रोटेशन.
अराउंड इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। अब देखिए हमारा जो साल होता है वो 365 डेज का होता है। एक ऑर्बिट जो अपना पूरा चक्कर लगाता है वो वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 ईयर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेनेट। तो अर्थ का जो है 1 ईयर कितने डेज का होता है? 365 डेज का। तो इसलिए अर्थ का एक रिवोल्यूशन कितने दिनों का बोला जाएगा? 365 डेज का। लेकिन अर्थ का एक रोटेशन, अब हमारा दिन और रात देखा जाएगा। यहाँ पर हमारा जो फुल डे होता है वो कितने आवर्स का होता है? 24 आवर्स का। तो अर्थ का एक रोटेशन 24 आवर्स का होता है अपने खुद के एक्सिस पे। इसको मैं अच्छी तरह से आपको समझाती हूँ स्टूडेंट्स। एंड नाइट्स आर ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। देखिए ये खुद के अपने एक्सिस पे जो अर्थ घूमती रहती है अपने एक्सिस पे, मतलब इस तरह से जो रिवॉल्व करती रहती है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसकी वजह से ही आपके डे एंड नाइट होते हैं। ड्यूरिंग इट्स रोटेशन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन, जैसे अर्थ जो है जिस टाइम सन को फेस करती है तो वो आपका डे टाइम होता है, एंड द अदर हाफ जो है वहां पर जो है लाइट नहीं होती है तो उसे नाइट कहा जाता है। अब ये छोटे से एक्सपेरिमेंट से मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब स्टूडेंट्स मैंने पूरे कमरे में अंधेरा किया है आपको समझाने के लिए। कोई भी आप बॉल लीजिए और आप एक फ्लैश लाइट जलाइए अपने मोबाइल की। तो जिस टाइम ये रिवॉल्व करती है इस टाइप से अर्थ, इस टाइप से रिवॉल्व करती हुई सन के चारों तरफ घूमती है, तो जिस तरफ से ये आप मान लीजिए इस टाइम पे यहाँ की सनरेज किस पे पड़ रही है? इस तरफ पड़ रही है, तो यहाँ पर आपका डे टाइम होगा, और पीछे इस पे सनरेज नहीं पड़ रही है तो यहाँ पर आपकी नाइट होगी स्टूडेंट्स। अब ये होप सो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि यहाँ पर डे टाइम होगा और जहां पीछे लाइट्स नहीं पड़ रही है वहां पर आपकी नाइट होगी। तो इससे आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि जो हाफ सन की तरफ होता है उस तरफ वहां पे डे टाइम होता है, और जो सन की तरफ नहीं होता है वहां पर नाइट होती है। द टू हाफ्स रिवर्स देयर रोल्स आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। जब इनका हाफ रोटेशन हो जाता है, मतलब एवरी 12 आवर्स, नियरली 12 आवर्स ये अपना रोटेशन चेंज करते हैं, तो वहां पर अब डे हो जाएगा और वहां पर नाइट हो जाएगी। तो वाइस वर्सा ये चलता रहेगा। अवर अर्थ इज अ वेरी यूनिक एंड स्पेशल प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारी अर्थ जो है बहुत ही यूनिक है एंड स्पेशल प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इट इज द ओनली प्लेनेट दैट कैन सस्टेन लाइफ ऑन इट। ये सिर्फ इकलौता ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। इट फुलफिल्स एंड मीट्स द एंटायर सेट ऑफ कंडीशन एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा प्लेनेट है जिसके ऊपर अर्थ लाइफ पॉसिबल है। तो आप सबको पता है अर्थ, लेकिन वो किस लिए पॉसिबल है, वो अब कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो कि लाइफ के लिए जरूरी होती है, जो कि आपकी अर्थ पे ही मिलती हैं। दीज कंडीशंस आर प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ लिक्विड और वाटर ऑन द सरफेस, हमारे यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है, राइट साइज एंड राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यहाँ पे जो सन का डिस्टेंस है पृथ्वी से जितनी दूर है सन से, तो वो डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल राइट है और उसका साइज भी बिल्कुल करेक्ट है। दैट एनेबल इट टू रिसीव जस्ट द करेक्ट अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी। तो इसी कारण से इसे करेक्ट अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी मिलती है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा भी प्लेनेट नहीं है, बहुत ज्यादा गर्म प्लेनेट भी नहीं है। Then do you know में है a day for a planet equals the time taken by its to complete one rotation around its axis। हम देखिए पृथ्वी से सब कुछ समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। रेवोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट? जो कि सन के चारों तरफ जो चक्कर काटता है प्लेनेट, जितना टाइम उसे लगता है पूरा चक्कर काटने में, तो उसे कहा जाता है रिवोल्यूशन, और वो उस प्लेनेट का एक साल होता है। अब ये कह रहे हैं रोटेशन क्या होती है? रोटेशन जैसे कि अब अर्थ जो है अपने ही एक्सिस में रोटेट कर रही है, मतलब अपने ही एक्सिस में इस तरह से रोटेट करती जा रही है, तो वो कौन सा टाइम होता है? जो उनका प्रॉपर एक दिन का टाइम होता है उसे कहा जाता है। तो अर्थ का रोटेशन जो है वो 24 आवर्स है, क्योंकि हमारे एक दिन में 24 आवर होते हैं। A year on the other hand equals the time taken by to complete its one revolution in its orbit around the sun। और ईयर जो होता है, डे जो होता है वो होता है रोटेशन का, ईयर जो होता है वो होता है रिवोल्यूशन का। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। आपका आ गया है मार्स। मार्स जिसे कि हम मंगल ग्रह भी बोलते हैं, इज द प्लेनेट दैट लाइज बियॉन्ड अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम, जो कि अर्थ के बाद दिखाई देता है हमारे सोलर सिस्टम में। इट इज द ऑलमोस्ट हाफ द साइज ऑफ अर्थ। ये अर्थ के साइज से हाफ साइज का है, मतलब आधा है अर्थ से। इट्स एटमोस्फेयर इज मच थिनर देन दैट ऑफ अर्थ। इसका जो एटमोस्फेयर है जो प्रेजेंट है मार्स पे वो बहुत ही थिन है एज कम्पेयर टू अर्थ के। इट अपीयर्स टू बी रेड। ये रेड कलर का दिखाई देता है, इसे हम रॉकी प्लेनेट भी बोलते हैं और रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। इज ऑफन कॉल्ड एज रेड प्लेनेट। ये रेड कलर का दिखाई देता है, इसलिए हम इसे रेड रॉकी प्लेनेट भी बोलते हैं। मर्क्यूरी, वीनस एंड मार्स हैव स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। मर्क्यूरी, वीनस एंड मार्स जो है हैव स्ट्रक्चर सिमिलर टू अर्थ, अर्थ की तरह ही उनका स्ट्रक्चर होता है। दीज प्लेनेट आर मोस्टली मेड अप ऑफ रॉक्स। ये रॉक्स से और मेटल से बने हुए प्लेनेट हैं। हेंस दीज प्लेनेट्स आर ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल अर्थ लाइक प्लेनेट। इन्हें टेरेस्ट्रियल और अर्थ लाइक प्लेनेट भी कहते हैं, और यही स्टूडेंट आपके इनर प्लेनेट भी होते हैं। इन्हें आप इनर प्लेनेट भी बोलते हैं। डू यू नो में आपका आ गया है ऑब्जर्वेशन ऑन दी सरफेस ऑफ मार्स हैव गिवन साइंटिस्ट सम इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ सम फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन इट। अभी तक आपने देखा होगा कि कितने सारे जो है स्पेस क्राफ्ट जो भेजे गए हैं मार्स पे, उस किससे भेजे गए हैं, उससे साइंटिस्ट को ये पता लगा है कि कुछ लाइफ जो है वो संभव हो सकती है मार्स के ऊपर। इट इज परहैप्स फॉर दिस रीजन दैट मोस्ट कैरेक्टर इन साइंस फिक्शन हैव ह्यूमन लाइक स्ट्रेंज कैरेक्टर कमिंग हियर फ्रॉम द मार्स। तो इसीलिए जो ये साइंस फिक्शन दिखाई जाती हैं, जो मूवीज दिखाई जाती हैं, उसमें जो आपके पर्सन ह्यूमन लाइक स्ट्रेंज कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कहां से आते हुए दिखाई देते हैं? मंगल ग्रह से आते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए साइंटिस्ट ये अनुमान लगा रहे हैं कि मार्स पे लाइफ संभव हो सकती है। ये कंफर्म नहीं है बट हो सकती है, यही लिखा हुआ है इसमें। द अदर 4 planets ऑफ द सोलर सिस्टम आर वेरी कोल्ड प्लेनेट। जो अभी तक के प्लेनेट थे, जैसे कि अर्थ का टेम्परेचर ही है जो कि मेंटेन रहता है, अदरवाइज वो हॉट प्लेनेट है। और जो बाकी 4 प्लेनेट बच गए हैं सोलर सिस्टम के, उन्हें कहा जाता है कोल्ड प्लेनेट। वेरी मच फार्दर अवे फ्रॉम द सन, क्योंकि वो सन से बहुत दूर हैं। तो अब हम पढ़ते हैं जुपिटर के बारे में, जिसे कि बृहस्पति बोला जाता है हिंदी में। इज द 5th प्लेनेट इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये सन से 5th प्लेनेट है।
इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट। सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट आपका कौन सा है? जुपिटर है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में? आपका जुपिटर है। डू यू नो देयर इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल प्लैनेट्स और प्लैनेटॉइड्स दैट लाई मेनली अ बेल्ट बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। दे आर नोन एज एस्ट्रॉइड। दिस बेल्ट इज देयरफॉर रेफर्ड टू एज एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये देखिए आपको पिक्चर की हेल्प से मैं समझाती हूँ। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ये सन है, सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन से हैं? मर्क्यूरी है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी कहे जाते हैं, यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। देन उसके बाद सेकंड आ जाते हैं आपके वीनस, वो हॉटेस्ट प्लैनेट कहे जाते हैं क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर है वो जितनी सनलाइट आती है वहां पर उसे ट्रैप कर लेते हैं, इसलिए वो हॉटेस्ट प्लैनेट है। एंड उसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट भी सबसे ज्यादा लाइट करते हैं। अर्थ जो है वो थर्ड प्लैनेट है सन से, और अर्थ के ऊपर ही अभी तक सिर्फ लाइफ संभव है, ये जो है डिस्कवर किया गया है। अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर भी होता है और अर्थ को जो है ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। देन उसके बाद मार्स आ जाता है। मार्स जो है वो हाफ है आपकी अर्थ से साइज में, और मार्स जो है उस पे रेड कलर का है, वो रॉकी प्लैनेट है, तो इसीलिए उसे जो है रेड प्लैनेट भी बोला जाता है। देन आ जाती है आपकी मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो इतना स्पेस दिखाया गया है, यहाँ पर क्या है? एस्ट्रॉइड बेल्ट है। और ये एस्ट्रॉइड्स किससे बने हुए होते हैं स्टूडेंट्स? ये एस्ट्रॉइड बने होते हैं रॉकी क्ले टाइप जो है स्ट्रक्चर से एस्ट्रॉइड्स बने होते हैं। और ये देखने में अभी आपको बहुत छोटे लग रहे हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं साइज में, और ये प्रॉपर इनका एक ऑर्बिट बना हुआ है। ये देखिए लार्ज नंबर ऑफ बहुत ही स्मॉल स्मॉल प्लैनेट्स इन्हें बोला जाता है, लेकिन इन्हें प्लैनेट की दर्जा नहीं दिया गया है, तो इन्हें क्या बोला जाता है? एस्ट्रॉइड बोला जाता है। और इस पूरी बेल्ट को जिसपे एस्ट्रॉइड प्रेजेंट है उसको बोला जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। और ये किन प्लैनेट्स के बीच में है प्रेजेंट? मार्स एंड जुपिटर के बीच में। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट से जो अंदर के प्लैनेट हैं टुवर्ड्स सन, उन्हें बोला जाता है इनर प्लैनेट, और जो बाहर के प्लैनेट है उन्हें बोला जाता है आउटर प्लैनेट। जुपिटर जो है आपका वो बिगेस्ट प्लैनेट माना जाता है फ्रॉम ऑल द 8 प्लैनेट्स। देन उसके बाद आ जाता है आपका सैटर्न, जिसपे आपको ये रिंग दिखाई दे रही है, तो ये है आपका सैटर्न। नेक्स्ट आपका आ गया है सैटर्न, जिसे कि शनि भी बोला जाता है। इज द 6th प्लैनेट, ये 6th प्लैनेट है एंड द सेकंड लार्जेस्ट। सबसे लार्जेस्ट जो है जुपिटर है, उसके बाद जो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो आपका वो सैटर्न है। प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सैटर्न हैज अ सिस्टम ऑफ ब्यूटीफुल रिंग्स सराउंडिंग इट। देखिए ब्यूटीफुल रिंग्स हैं जो सैटर्न के चारों तरफ आपको दिखाई दे रही हैं, इसीलिए इसे रिंग्ड प्लैनेट भी बोला जाता है। तो आप कंफ्यूज ना हो स्टूडेंट, जब आपसे पूछा जाए रिंग्ड प्लैनेट कौन सा है, तो आप बोल सकते हैं उसमें कि सैटर्न जो है वो रिंग प्लैनेट है। सैटर्न की जो रिंग होती है वो किससे बनी हुई होती है स्टूडेंट्स? वो आइस से, रॉक से एंड डस्ट से बनी हुई इनकी रिंग होती है जो चारों तरफ घूमती है। यूरेनस क्या है, जिन्हें अरुण बोला जाता है, इज द 7th प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट हैज ऑल्सो अ रिंग, इनके पास भी रिंग है। इट इज द 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये जैसे सबसे लार्जेस्ट थे जुपिटर, देन उसके बाद सैटर्न जो सेकंड लार्जेस्ट थे, एंड 3rd लार्जेस्ट जो है वो यूरेनस है। इट इज अ गैस जायंट विदाउट एनी सॉलिड सरफेस। यहाँ पर सॉलिड सरफेस नहीं है जैसे कि अर्थ पे प्रेजेंट है सॉलिड सरफेस। यूरेनस के पास सिर्फ गैस प्रेजेंट है, इसीलिए इसे गैस जायंट बोला जाता है। जायंट का मतलब होता है बहुत बड़ा साइज में, तो गैस जायंट बोला जाता है इसे। नेपच्यून क्या है, जिसे वरुण बोला जाता है, इज द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम। ये 8th प्लैनेट है सन से, जब इनका डिस्टेंस देखा जाए तो। नेपच्यून इज ऑल्सो नोन एज अ विंडी प्लैनेट। यहाँ पर बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं, तो इसीलिए इसे विंडी प्लैनेट भी बोला जाता है। एज वेरी स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो ऑन इट्स सरफेस, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पर विंड चलती है इसके सरफेस पे, इसीलिए इसे विंडी प्लैनेट भी बोला गया है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर मोस्टली मेड अप ऑफ गैसेज एंड आइस। ये ज्यादातर गैसेज और आइस के बने हुए प्लैनेट हैं। ऑल दीज प्लैनेट्स टेकन टुगेदर आर ऑल्सो नोन एज गैशियस प्लैनेट्स, इसीलिए इन चारों को गैशियस प्लैनेट्स भी बोला जाता है, जोविनियन प्लैनेट भी बोला जाता है और आउटर प्लैनेट भी बोला जाता है। तो ये चीजें छोटी छोटी जो है आप अभी से समझ लेंगे स्टूडेंट्स, तो आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये चीजें सोलर सिस्टम का चैप्टर आपके 7th में भी आएगा, 8th में भी आएगा, 9th में भी आएगा, तो थोड़ी डिटेल में आपको पता लगता है। एक्टिविटी आ गई है, ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे। इसमें आपका फेवरेट प्लैनेट कौन सा है उसकी पिक्चर आपको यहाँ पे लगानी है, वो किस नंबर पे आता है सन से, उसका डिस्टेंस जो है 1st, 2nd, 3rd किस नंबर पे आता है। जैसे आपके 8 प्लैनेट है, वो जो है वो इनर प्लैनेट है, आउटर प्लैनेट है, सन से दूर है, सन के पास है, उस प्लैनेट को किस लिए वो फेमस है। जैसे कि आप जुपिटर लिखेंगे तो आप बोलेंगे वो लार्जेस्ट प्लैनेट है। यहाँ पर अगर आप अर्थ लिखते हैं तो आप लिखेंगे कि सिर्फ उसी पर लाइफ संभव है। तो इस तरह के आपको रीजन यहाँ पर देने हैं, तो ये एक्टिविटी है आपकी। नेक्स्ट आ गया है, डू यू नो टिल द ईयर 2006 तक प्लूटो वाज रिगार्डेड एज द 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। प्लूटो को 9th प्लैनेट माना जाता था हमारे सोलर सिस्टम का। हाउएवर इन द ईयर 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU in its meeting held at Prague on 26th August 2006 decided that Pluto would no longer be regarded as a planet and it doesn't satisfy the basic characteristic of the definition of a planet। देखिए प्लैनेट की हर चीज की, अब कोई भी हम डेफिनेशन लेते हैं, किसी भी चीज को हम कोई नाम देते हैं तो उसकी प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन की जाती है। अब जैसे एयर है उसके भी कंपोनेंट्स हैं, प्लैनेट्स हैं उनकी भी कुछ स्पेशलिटी है, ऑर्बिट बनाए गए हैं उसकी भी कुछ स्पेशलिटी है। किस चीज को क्या बोलना है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अकॉर्डिंग ये जो प्लूटो है, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो प्लैनेट की होनी चाहिए उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुए, इसीलिए इसको जो है 8th प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि प्लूटो कहीं चला गया है या प्लूटो खत्म हो गया है, प्लूटो अभी भी वहीं पर है, उसे ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है, लेकिन उसको प्लैनेट का, मेन प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया गया है। 2006 में वो चीज कैंसिल कर दी गई थी, उससे पहले जो है प्लूटो को 9th प्लैनेट मान लिया गया था। देखिए आपकी सैटेलाइट, सैटेलाइट इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ मच लार्जर ऑब्जेक्ट। सैटेलाइट जो होती है एज कंपेयर टू उस ऑब्जेक्ट के जिसके वो चारों तरफ घूम रही है, जैसे सन जो है वो बहुत बड़ा है, उसके चारों तरफ जो आपके प्लैनेट घूम रहे हैं वो सब उससे छोटे हैं। तो इसी तरह से सैटेलाइट क्या होती है, सैटेलाइट जिसके भी चारों तरफ घूम रही है वो उससे छोटी ही होगी, स्मॉल होगी साइज में। तो यही बताया गया है, सैटेलाइट इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ मच लार्जर ऑब्जेक्ट, अपने साइज से बहुत लार्जर ऑब्जेक्ट के रिवॉल्व वो घूम रही होगी। वी यूजुअली टॉक ऑफ द सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। फॉलोइंग मैन्स रिसेंट इन्वेंशन वी नाउ टॉक अबाउट 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। जो अभी तक डिस्कवरीज
रिलीज हुई हैं उसके हिसाब से दो टाइप की सैटेलाइट होती है, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल मैन मेड सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होती है स्टूडेंट, जैसे कि अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून है, तो ये कह रहे हैं सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट आर नोन एज नेचुरल सैटेलाइट। अब देखिए जैसे सन के चारों तरफ जो है सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं अपने ही ऑर्बिट में, उसी तरह से एक पर्टिकुलर जो आपका प्लैनेट है उसके चारों तरफ जो घूमेगा उसे बोला जाएगा पर्टिकुलर प्लैनेट की सैटेलाइट बोला जाएगा। आवर अर्थ हैज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, हमारे अर्थ की सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून है। सम ऑफ द अदर प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम हैव मोर देन वन नेचुरल सैटेलाइट, और कई हमारे प्लैनेट ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है ज्यादा सैटेलाइट्स है, जिनके पास ज्यादा सैटेलाइट्स है, और कई प्लैनेट ऐसे हैं जिनके पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। जुपिटर के पास जो है लार्ज नंबर ऑफ मून्स हैं, जैसे अर्थ के पास सिर्फ एक ही मून है, ऐसे कई प्लैनेट हैं जिनके पास मून नहीं है, एंड सैटर्न जुपिटर जो है उनके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मून्स हैं रिवॉल्विंग अराउंड देम, जो कि उनके चारों तरफ घूमते हैं। मून, द मून अवर नियरेस्ट नेबर इन द स्पेस, स्पेस में हमारा सबसे नियरेस्ट नेबर कौन होगा, मून होगा, क्योंकि वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। प्लैनेट्स जो है वो तो ऑफ कोर्स दूर हैं, तो मून अवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। इट इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब हमने पीछे पढ़ा था कि सन जो है वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि सन के पास अपनी खुद की लाइट है, लेकिन जो मून है वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, मतलब मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, वो सन से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए मून हमें चमकता हुआ दिखता है। दैट इज इट डजंट हैव इट्स ओन लाइट, उनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है। इट ओनली रिफ्लेक्ट्स अ पार्ट ऑफ सनलाइट, ये सनलाइट का ही पार्ट कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं। इट रिसीव्स फ्रॉम द सन, जो कि ये सन से रिसीव करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं मैन ऑन द मून। यू नो आ गया है आपका। इंडियंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय मून्स फ्रॉम वेरी एंशिएंट टाइम, बहुत ही पुराने टाइम से इंडियंस जो हैं वो मून से बहुत अट्रैक्ट होते थे। 21st सेंचुरी इंडिया लॉन्च्ड इट्स ल्यूनर प्रोब चंद्रयान 1, इट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो इन 2008 एंड ऑपरेटेड टिल अगस्त 2009। देखिए चंद्रयान 1 जो है वो भेजा गया इसरो के द्वारा। इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स। अक्टूबर 2008 में ये लॉन्च हुआ था और ऑपरेट किया गया था 2009 तक। इंडिया इज गियरिंग अप टू लॉन्च चंद्रयान 2 बाय द एंड ऑफ 2016। देखिए स्टूडेंट्स ये जो बुक है ये प्रिंटेड पुरानी बुक है, 2016 जो है इसमें लिखा गया है कि चंद्रयान 2 भेजा जाएगा, लेकिन अब 2024 चल रहा है तो चंद्रयान 2 भी जा चुका है, चंद्रयान 3 भी जा चुका है, वो सक्सेसफुल भी हो चुका है। चंद्रयान 2 जो है वो आपका लॉन्च किया गया था 2019 में, एंड द मिशन विल कंडक्ट न्यू एक्सपेरिमेंट टू स्टडी दी मून सरफेस, जो कि मून सरफेस पे और नए एक्सपेरिमेंट करेंगे। चंद्रयान 3 भी जो है आपका अगस्त 2023 में उसकी सक्सेसफुल लैंडिंग हो चुकी है, जो कि इतना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा था, आपने लास्ट ईयर अपने टीवी स्क्रीन पे देखा होगा स्टूडेंट्स। इट रिवॉल्व्स अराउंड दिस अर्थ इन अ डेफिनेट पाथ ऑर्बिट। देखिए जैसे कि आपके सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं तो उनका एक ऑर्बिट होता है, इसी तरह से जो नेचुरल सैटेलाइट है उसका भी अपना एक ऑर्बिट होता है, जो कि अपने प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं। तो मून जो है वो एक स्पेसिफिक पाथ है उसका, मतलब ऑर्बिट है उसका, और वो 28 डेज लेता है, नियरली 28 डेज लेता है टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। अब रिवॉल्यूशन हमने कहा था ना, रिवॉल्यूशन क्या होती है, जब कोई भी प्लैनेट पूरा चक्कर काट के आता है अपने पर्टिकुलर, चाहे वो सन के चारों तरफ काट रहा है। अब जैसे रिवॉल्यूशन यहाँ पे यूज हुई है सैटेलाइट के लिए भी, तो अर्थ के चारों तरफ जो मून पूरा अपना रिवॉल्व करके आता है तो वो कितने डेज में करता है, ऑलमोस्ट 28 डेज में। We all observe that the everyday shape and size of moon appears to change gradually. हम सब ये देखते हैं कि मून की शेप डेली जो है वो चेंज होती है। This is because of the changes in the relative position of the earth and the moon with respect to sun. क्योंकि जो ये चेंजेस किस लिए होते हैं, मून की शेप क्यों चेंज होती है, और इसी तरह से अर्थ पे जो अलग अलग सीजन आते हैं वो किस लिए आते हैं, क्योंकि सन से उनकी पोजिशन किस तरह से है उस रिस्पेक्ट में जो है वो उनकी शेप चेंज होती रहती है। The different appearance of moon on different days are known as phases of moon. अब जो अलग अलग टाइप का मून आपको दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, phases of moon बोला जाता है। phases of moon और lunar cycle बोलते हैं इसे। देखिए हमने ये पढ़ा था कि अर्थ पे जो है वो सीजन किस तरह से चेंज होते हैं जब अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर काटती है, तो वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अभी हम देखेंगे कि उसी हिसाब से जो आपकी अर्थ के चारों तरफ जो है रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट में, जो कि मून है, जो कि अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, तो उसमें जो है उसकी शेप्स कैसे चेंज होती हैं। अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, जैसे जब अर्थ एंड सन के बिल्कुल बीच में आपका मून आ जाएगा तो इसका मतलब उसके यहाँ पर जो है आपकी क्या पड़ रही है, सनलाइट्स पड़ रही है, लेकिन जो दूसरी साइड है जो अर्थ की तरफ है फेस उसका, उस तरफ कोई भी सनलाइट रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वहां पर जो है बिल्कुल अंधेरा रहेगा, तो इसे बोला जाता है न्यू मून, जिसे हम अमावस्या की भी बोलते हैं, जिस दिन आपको चांद दिखाई नहीं देता है। देन उसके बाद साइकिल चलती है, उसके बाद जितनी सनरेज इस पे पड़ रही हैं तो जितना अर्थ की तरफ आपको दिखाई देगा तो वो इस तरह का क्रिसेंट मून दिखाई देगा। देन उसके बाद जो हाफ दिखाई देता है, ये फर्स्ट क्वार्टर बोला जाता है, इसमें हाफ मून आता है, तो इसमें सनरेज जिस हिसाब से पड़ रही हैं वो अर्थ पे आपको दिखाई देती हैं। आधा अंधेरा है, आधा उजाला है, जबकि मून तो पूरा ही है, ऐसा तो नहीं है मून के टुकड़े हो जाते हैं, मून के टुकड़े तो नहीं होते हैं। तो जितनी सनरेज उस पर पड़ती है, क्योंकि ये खुद ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, खुद की इसकी कोई लाइट नहीं है, तो सन की जितनी रिफ्लेक्ट पड़ती है इस पे रेज, उतना ही ये दिखाई देता है हमें पृथ्वी पे। देन उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद आता है फुल मून, जब अर्थ जो है वो बीच में आ जाती है सन एंड मून के, तो वो टाइम होता है फुल मून का, जब आपको पूरा चांद दिखाई देता है, जिसे हम पूर्णिमा भी बोलते हैं, जिसे फुल मून डे बोला जाता है। देन उसके बाद इसी तरह से ये साइकिल चलती रहती है, फिर उसके बाद जितनी रेज इस पे आती है उतना दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद आ गया है आपका हाफ, जो यहाँ हाफ आ रहा था, फिर उसके बाद यहाँ हाफ आ रहा है, इसे फर्स्ट क्वार्टर बोला जाता है और इसे थर्ड क्वार्टर बोला जाता है। देन उसके बाद दोबारा से ये है और फिर ये साइकिल चलती रहती है। तो ये आपको समझ आ कि ये है फेजेस ऑफ मून। तो जिस हिसाब से सन की रेज मून पे पड़ती है उसी हिसाब से वो अपनी रोशनी रिफ्लेक्ट करता है अर्थ के ऊपर। These phases include completely dark phase, completely dark phase होती है जो कि न्यू मून कहा जाता है, जिसे अमावस्या कहा जाता है। A complete bright phase, जो complete bright phase है जिसे पूर्णिमा भी कहा जाता है, एंड full moon day कहा जाता है। These two phases of moon are separated by nearly 15 days, तो इन दोनों को आने में 15 डेज का गैप लगता है। 15 डेज के बाद जो है आपका न्यू मून आता है, उसके 15 डेज के बाद आपका फुल मून आता है।
देन आ गई है आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, इसको आप ध्यान से पढ़िए, कुछ भी अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। देन आ गया है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि कैसे जो है सोलर एनर्जी वो सन से लेती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती क्या है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, ये मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं विच कैन बी मेड टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जो कि अर्थ के चारों तरफ ही घूमती हैं। दे आर हाउएवर मच क्लोजर टू द अर्थ देन द मून। मून जो है उसका तो डिस्टेंस काफी ज्यादा है अर्थ से, लेकिन जो सैटेलाइट होती है वो काफी पास घूमती हैं अर्थ के। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स परफॉर्म वेरियस टास्क। आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत सारे टास्क परफॉर्म करती हैं, जिनकी वजह से देखिए स्टूडेंट, अब आप जो है अपने घर बैठे ही लाइव मैच देख पाते हैं, लाइव कोई भी आप चीजें देख पाते हैं, मूवीज देख पा रहे हैं, आप जो है कम्युनिकेट कर पा रहे हैं दूसरे पर्सन के साथ, आप जीपीआरएस में कहीं जाते हैं, लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, वो चीज आप देख पा रहे हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो रही है? या वेदर फॉरकास्टिंग जो आपकी न्यूज चैनल वाले करते हैं कि मौसम ऐसा रहेगा ऐसा रहेगा, तो वो किस लिए है? आगे की चीज आपको फ्यूचर की चीज कैसे पता लग जाती है? वो चीज हम इतने एडवांस सिर्फ सैटेलाइट्स की वजह से ही हुए हैं, क्योंकि वहीं से हम सिग्नल्स जो है वो रिसीव करते हैं। They are used in communication for transmitting radio, telephone and television signals. They are also used for weather forecasting and remote sensing. Artificial satellites are also being used to collect information about the other planets and the star. अब सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि अर्थ के चारों तरफ ही जो है हम सैटेलाइट सेंड कर रहे हैं, बहुत सारे जो अदर प्लैनेट्स हैं उनकी चारों तरफ भी हम सैटेलाइट जो है वो सेंड कर रहे हैं, ताकि हमें उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सके। इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेम आर्यभट्टा इन 1975। 1975 में इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट आई थी जिसका नेम था आर्यभट्ट। Do you know India has launched 74 satellites till date of many types since its first attempt in 1975? इंडिया का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो 1975 था, इसमें अभी 74 नंबर दिया गया है, जबकि अब ये नंबर काफी बढ़ चुका है स्टूडेंट्स। रोहिणी, एप्पल, आइसर, ये जो है ये नेम है जो सैटेलाइट्स इंडिया के द्वारा भेजी गई हैं। तो इसमें आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इस पे सोलर पैनल लगे होते हैं, ये किससे यूज होते हैं? पावर देने के लिए। सोलर पैनल जो है वो किससे लेंगे एनर्जी? सन से लेंगे। और इसीलिए देखिए, अब जब एक बार लॉन्च कर दी जाती है सैटेलाइट, तो ऐसा तो नहीं है कि उसकी बैटरी चेंज करने के लिए दोबारा स्पेसक्राफ्ट में कोई जाएगा, सैटेलाइट वापस बुलाई जाएगी, ऐसा तो नहीं पॉसिबल हो सकता। तो इसलिए इनमें सोलर पैनल लगाए जाते हैं कि अगर मान लीजिए इसके अंदर एनर्जी पावर कम हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी कम हो गई है या बैटरी की जरूरत है, तो वो कहां से मिलती है? उन्हें सोलर पैनल से मिलती है, जो कि सन से वो लेते हैं। तो ये क्या करती है? पावर टू रन दी सेंसर, सेंसर्स को रन करने के लिए जो पावर लेते हैं वो सन से लेते हैं। देन है आपका डू यू नो द सैटेलाइट्स दैट नाउ मेक इट पॉसिबल टू हैव अ लाइव व्यू ऑफ एन इवेंट इन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर वेरी स्पेशल सैटेलाइट। देखिए बहुत सी स्पेशल सैटेलाइट अब बन चुकी हैं जिससे आप लाइव चीजें देख पा रहे हैं। दे टेक एज मच एज टाइम टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ इट्स एक्सिस। साइंटिस्ट रेफर टू एज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ये आप नेक्स्ट चीजें आप जो है बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, लो ऑर्बिट कौन सी होती है, मिडिल ऑर्बिट कौन सी होती है, डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे। अभी तक आपके लिए जितना है वो चीज आपको समझ आ चुकी है स्टूडेंट, कि जो आपको लाइव चीजें दिखाई देती हैं वो चीजें आपको दिखाई देती हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से। और दे टेक एज मच एज टाइम टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अर्थ की चारों तरफ काटने में उन्हें इतना ही टाइम लगता है एज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ इट्स एक्सिस, जितना कि अर्थ को टाइम लगता है अपनी रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। साइंटिस्ट रेफर टू देम, इस तरह की सैटेलाइट को साइंटिस्ट जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। देन कीवर्ड्स आ गए हैं आपके। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी होती है? जो मैन मेड सैटेलाइट है। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ क्या होता है? जो कि अर्थ चारों तरफ, सन के चारों तरफ जो अपने ऑर्बिट में चक्कर काटता है उसे बोला जाता है रिवॉल्यूशन, जब वो कंप्लीट कर लेता है। अर्थ ऑर्बिटल मोशन अराउंड द सन। रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है? जो अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमता है उसे बोला जाता है रोटेशन। जब वो एक पूरी रोटेशन कंप्लीट करता है उसे 24 आवर्स बोला जाता है, कि एक दिन ये होता है 1 डे एंड ये होता है 1 ईयर। तो आपसे कोई पूछे रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ कितने टाइम का होता है, तो 365 डेज का। रोटेशन ऑफ अर्थ कितना होता है? 24 आवर्स का। डेफिनेशन में क्या आएगा? अर्थ स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। सैटेलाइट क्या होती है? अ सैटेलाइट इज अ मून दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट, जो कि अपने प्लैनेट के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमती है, उसे कहा जाता है सैटेलाइट, जो कि मून है। सोलर एनर्जी क्या है? लाइट एंड हीट एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन। जो सन से लाइट और हीट एनर्जी रिसीव की जाती है उसे सोलर एनर्जी कहा जाता है। सिस्टम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सन, प्लैनेट्स, मून्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी लिंक टू द सन। जो सन के आसपास में जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है उन सबको क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम में इंक्लूड किया जाता है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया स्टूडेंट्स।